बिजली हासिल करने के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स ने अवाम के अरबों हड़प कर लिए। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट्स 23 अरब से 84 अरब तक पहुंच गया। नीलम जहलम ने सारी हदें पार कर दी। तखमीना 84 अरब था, अभी तक लग गए हैं 416 अरब। सबूतों के साथ ऐसा इंकिशाफ कि आप दंग रह जाएंगे। वजीर आजम हाउस में मुल्क के सब बड़ों का बड़ा इजलास। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर वजीर आजम का अदम इत्मीनान का इजहार कितना दुरुस्त है। नाराज पार्टियों के मौसम में ये इजलास कैसा रहा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर क्या मसाइल दरपेश हैं, लेंगे तज्जियाकारों से तज्जिया। पीटीआई के रहनुमाओं को कलदम जमात की जानिब से धमकियां मिली तो चौधरी सरवर ने वजीर आला को खत लिख दिया। जिमनी और बल्दियाती इलेक्शन सर पर पहुंच गए। खुदा खैर करे। बात करेंगे पीटीआई रहनुमाओं से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ प्लस। जो हम टॉपिक्स हैं जिन पर हमने बात करनी है, जो नए इंकशाफात होने वाले हैं, वो आपने जान लिए हैं। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, इसका नाम आपने बहुत सुना है। बिल्कुल उसी तरह हुकूमत के गले की हड्डी बन गया है जिस तरह लाहौर का मेट्रो बस प्रोजेक्ट 2013 के इलेक्शन से पहले पंजाब हुकूमत के गले की हड्डी बन गया था। ये 425 मेगावाट कंबाइंड साइकिल थर्मल पावर प्लांट बनना था। इसे 23 अरब रुपए का 23 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट बनना था और इस पर अब तक 84 अरब रुपए लागत आ चुकी है, यानी 61 अरब रुपए ज्यादा लग चुके हैं। ये 61 अरब रुपए किसके हैं? किसके लगे हैं ये 61 अरब रुपए? वजीर आजम साहब के? क्या वजीर पानी और बिजली के? क्या सेक्रेटरी पानी और बिजली के? इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स के? काम करने वालों के? उस कंपनी के जिसके पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है? किसके पैसे लगे हैं? नहीं जनाब, ये किसी के नहीं लगे हैं। ये मेरे पैसे लगे हैं, ये आपके पैसे लगे हैं। ये हजारों, लाखों, करोड़ों में नहीं है, अरबों में है। अभी जरा दिल थाम कर बैठे। नीलम जहलमपन बिजली मंसूबे का भी हाल जरा सुन ले। ये 969 मेगावाट रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट अभी तक 550 के करीब, जो एग्जैक्ट फिगर है 416 अरब रुपए निगल चुका है। 2008 में जब इसकी तामीर शुरू की गई थी, उस वक्त की जो हुकूमत थी, हुकूमती क़यादत में इसका तखमीना जो लागत लगाया गई थी वो 84 अरब रुपए लगाया गया था। 84 अरब रुपए इनिशियल हुआ था और यानी इस पर तकरीबन 84 अरब खर्च होना था और अभी तक 416 अरब खर्च हो चुका है और यह अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है। यानी 466 अरब रुपए एक्स्ट्रा। ये पैसे किसके लगे? ये पैसे भी जनाब वजीर आजम साहब के नहीं, वजीर पानी और बिजली, सेक्रेटरी पानी और बिजली, इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स और काम करने वालों के, इस कंपनी के जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, उनके नहीं लगे हैं। ये पैसे मेरे और आपके लगे हैं। ये हजारों, लाखों, करोड़ों नहीं, अरबों में लगे हैं। क्यों लगे हैं? क्यों जाया हुए हैं ये पैसे? एक चीज 1 रुपए की थी, उस पर 10 रुपए क्यों लग रहे हैं? 9 रुपए ज्यादा क्यों लग रहे हैं? पहले इसकी कहानी जान लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर सहाफी सुहेल इकबाल साहब, गहरी नजर रखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं इस सिलसिले में। और स्टूडियोज में मैं आबिद सुलहरी साहब, जो कि चेयरमैन है SDPI, इनकी भी खासी तहकीक है इस सिलसिले में, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सुहेल इकबाल भट्टी साहब, ये जरा सबसे पहले नंदीपुर प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। ये जरा समझाइएगा कि ये तो 84 अरब का बनना था, इसके डॉक्यूमेंट भी मेरे हाथ में है, तो 23 अरब का, माफ कीजिएगा, ये 84 अरब तक कैसे पहुंच गई? कहानी है क्या? जी देखिए, इसका माजरा कुछ ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट शुरू तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, लेकिन वो उसको मुकम्मल ना कर पाए। बाबा राम साहब के पास ये प्रोजेक्ट लटका रहा, लेकिन बदकिस्मती से जब मुल्क को बिजली की जरूरत भी थी और मुस्लिम लीग नून जब इक़्तिदार में आई 2013 में, तो उन्होंने PC1 को रिवाइज किया और इसकी कॉस्ट को 23 अरब से बढ़ाकर 57 अरब रुपए कर दिया। प्रोजेक्ट की लागत में इजाफा कर दिया, जिससे मुख्तलिफ एक्सक्यूजेस पेश किए गए कि मशीन पोर्ट पर मौजूद थी, जानदालूद थी, उसको रिपेयर करना है, कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा लाना है। मुख्तलिफ ऐसे एक्सक्यूजेस पेश करके इस सूबे का लागत में इजाफा कर दिया गया। ये सारा पैसा कौमी खजाने से लगा, लेकिन बदकिस्मती से इस सूबे का ये शराबिना होता जो इस वक्त हम देख रहे हैं। अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने नैब को हदायत दी थी, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ओपनली कहा जा रहा था कि नैब इस मामले की तहकीकात करे। अगर नैब ने आज साल 1.5 साल पहले तहकीकात कर ली होती तो इस कदर पैसा ना खर्च होता। एक और सबसे अहम बात है जो कि इस वक्त तक मंजर यहाँ पर नहीं लाई गई,
नंदीपुर पावर के जो इसके ऊपर खर्चा किए गए मंसूबे के ऊपर 57 अरब रुपए ऑफिशियली क्लेम किया जा रहा है। ये सारा पैसा रिकवर होता है तो टैरिफ नेपरा उसको मंजूर करता है, जिसके नेपरा के बाद जब ये इनकी पिटीशन गई हैं तो नेपरा ने इस कंपनी की पिटीशन को उड़ा के रख दिया और नेपरा ने अपने डिसीजन में इस कंपनी के ऊपर बड़ी चार्जशीट जारी की हुई है। नेपरा ने तकरीबन उस 57 अरब रुपए में से भी 12 से 14 रुपए वसूल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ये कहा गया कि इस मंसूबे के ऊपर बेपनाह पैसा बहाया गया, एडवर्टीजमेंट की गई। जब वज़ीर-ए-आज़म साहब इस मंसूबे के इफ्तिताह के लिए गए उस वक्त करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट की गई, वो पैसा भी इस दरखास्त के अंदर डाल दिया कि आवाम के ऊपर डाल दिया जाए। तो ये मुख्तलिफ वजूहात थी जिसकी वजह से पैसा बढ़ाया गया और उसके मैं भी तहकीकात नहीं की, ये सिलसिला दर सिलसिला चलता रहा। भट्टी साहब जरा ये कहिएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है इसके भी जाहिर है 2.5 साल गुजर चुके हैं, ये कितनी जिम्मेदार है इसकी नाकामी की? अगर आप सवाल अपना रिपीट कर दीजिए। ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, नून लीग की जो हुकूमत है, ये कितनी जिम्मेदार है इसकी नाअहली की या नाकामी की इस प्रोजेक्ट की? देखिए जी, इस वक्त तो ये मंसूबा कामयाब होता है या नाकाम होता है, काम ना अल्लाह ना करे, क्योंकि इसके ऊपर आवाम के 57-60 अरब रुपए लग चुके हैं। तो इसकी सारी जिम्मेदारी मुस्लिम नून के ऊपर है, क्योंकि जब इन्होंने दोबारा प्रोजेक्ट को रिवाइव किया 2013 में तो उसके बाद तमाम इख्तियारात, तमाम इसकी जो कॉस्ट में इजाफा किया गया, उसके बाद इसकी मशीनरी मूव की गई, दोबारा मुआहदे किए गए, तमाम तर जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की है, क्योंकि पहले तो प्रोजेक्ट बिल्कुल डेड हो चुका था। तमाम मुस्लिम लीग बात ये है कि जैसे मुस्तबा से गुजर रहा था, अब इसके अंदर भी ये एक और सबसे बड़ा मसला है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और बरकत में भी इस वक्त मंसूबा लग चुका है, मशीनरी एफिशिएंट तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है। कुछ लॉबीज जो कि हुकूमत के अंदर लोग कुछ बैठे हुए लोग हैं, अक्सर चाहिए हैं ये हुकूमत के चंद लोग, वो इस मंसूबे को जिसके ऊपर इतने अरब रुपए लग चुके हैं। अच्छा, ये जरा आप जरा नीलम झेलम पर भी आ जाते हैं। ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट की मैं जब स्टडी कर रहा था तो जो PC1 बना, जाहिर है ये कुछ 84 अरब के करीब शुरू हुआ था। जब इसकी मैं रीडेबिलिटी पूरी कर रहा था, मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो हमने जो इसका PC1 2012 में बना वो देखा तो ये 277 अरब रुपए था, यानी 277 503 तकरीबन ये। और जो PC1 2015 का बना ये 416 अरब रुपए था। ये तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 138 अरब रुपए। ये क्या मामला है, इसकी क्या कहानी है भट्टी साहब? इसकी कहानी ये है, असल में गुज़श्ता 20-25 साल अगर हम गुज़श्ता 20-25 साल पर नजर दौड़ाएं तो जितने भी बड़े स्कैंडल बने पैसे बनाने के, वो तवानाई एनर्जी प्रोजेक्ट थे। अब लेकिन बदकिस्मती से जितने भी मंसूबों के ऊपर तहकीकात में किसको मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। अब ये जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इतने सालों से बदकिस्मती से मुकम्मल नहीं हुआ। एक गवर्नमेंट इसकी 2-3 मरतबा पहले भी कॉस्ट में इजाफा करके इसकी कॉस्ट को 227 अरब तक पहुंचाया गया और उसके बाद अब जब बाबदा के अंदर नए जफर महमूद साहब आए, जिन्होंने जिंदगी भर के अंदर वाटर के अंदर उनका एक्सपीरियंस नहीं था, वो इस वाटर के प्रोजेक्ट को और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं। उन्होंने दोबारा दरखास्त की है कि ये वो सारे मसाइल थे जो इस टाइम के ऊपर ये काम नहीं किया गया, तो अब इसकी कॉस्ट में 138 अरब रुपए मजीद इजाफा कर दें। लेकिन ये अब दरखास्त इस वक्त प्लानिंग कमीशन में पेंडिंग है और लगता है कि हुकूमत इसको भी मंजूर कर देगी। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा और बहुत बड़ा सवाल होगा इस आवाम के लिए जो पहले एनर्जी क्राइसिस। अच्छा सोहेल साहब, आप एक चूंकि सहाफी हैं, इसकी रिपोर्टिंग करते हैं और जाहिर है जो बाकी अफराद मुख्तलिफ चैनल्स और अखबारों से मुंसलिक बाकी सहाफी हैं जो स्पेशली इसकी बीट करते हैं, उसकी क्या ऑब्जर्वेशन है ये आपसे जानेंगे। इस वक्त जरा स्टूडियो में बैठे आबद चलैरी साहब आपसे बात कर लेते हैं। अब साहब ये जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं, मैंने जो इसकी स्टडी की है, मुझे तो कुछ हद तक ये फैक्ट्स ठीक लग रहे हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या वाकई बदनीयती हुई है और जानबूझकर ये सब कुछ किया गया? देखिए, बदनीयती या नियति का फैसला तो अब नैब या कोर्ट जो है उसको करना चाहिए। लेकिन जब आप सर्कमस्टेंशियली इसको देखते हैं तो पहली चीज़ तो ये एस्टेब्लिश करना और ये देखना है कि जो कॉस्ट एस्केलेट हुई है, नंदीपुर की अगर आप मिसाल ले लेते हैं तो नंदीपुर तो एक ऐसा क्लासिकल केस है जिसमें जो चीज़ आप खरीदना चाह रहे थे वो कराची पोर्ट पे आ गई, आपने उसकी पेमेंट भी एडवांस में कर दी, सारे पैसे दे दिए। ठीक है, वो 2.5 साल उस वक्त के लॉ मिनिस्टर की वजह से पड़ी रही वहाँ पे, लेकिन उसके बाद जब उसको आप इंस्टॉल करना था, इंस्टॉल करने में कितना खर्चा उसका आया था, उसमें इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हुई, उसमें डैंग फैन के जो लोग थे चाइनीज़ जो कि वापस चले गए थे 400 के करीब, उनको दोबारा से मोबिलाइज़ किया गया, वापस लेके आए गए। तो उस ज़माने में MD पेप्को थे, एक 2013 में उन्होंने एक पिटीशन की थी
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस इफ्तिखार को, तो जिसमें उनका ख्याल था कि जी ये ठीक है, इसमें $50 मिलियन के करीब जो है वो तो जस्टिफाइड बनते हैं, लेकिन $149 मिलियन जो है उनका हिसाब जो है वो किस तरह से आप कहते हैं, जबकि एक चीज़ खरीद ली गई है और सिर्फ आपके पास जो एडिशनल एक्सपेंस आएगा वो ये आएगा कि कंसल्टेंट्स को वापस बुलाया जाए, उस जो ओपन एयर वो पड़ा हुआ जो टरबाइन जो होती है और उसको ओपन एयर ही काम करना होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो काम कर रही होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी कराची का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो उससे ख़राब हो गई या उसमें जंग लग गया, चूँकि पैकिंग भी उसकी जो है वो नंदीपुर में आके खुल रही है। तो एक ऐसी चीज़ जो कि पैक आपकी पड़ी हुई है, उसकी कॉस्ट में इजाफा, एक तो ये मेरा ख्याल है नहीं, एक होता है, एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस या कॉस्ट इंक्रीजिंग होती है उस फैक्टर्स की वजह से जिसमें आपके डॉलर की प्राइस बढ़ती है। नहीं, वो जो फैक्टर है उससे ये 57 से 87 पे आ रही है। ठीक है, ये 23 से 57 पे आई और उसके बाद जो आज हम जब इसको कहते हैं 87, तो उसकी वजह यह है कि अब डॉलर जो है वो 104 का हो गया। 57 तब बन रही थी जबकि डॉलर का पुराना रेट तो फिर सस्ती होनी चाहिए। नहीं, अब डॉलर महंगा हो गया ना। आप इसको देखें कि इसका जो पेमेंट है वो किस जमाने में इसका जो PC1 बना था, ठीक है, उस वक्त डॉलर की अब ज्यादा देनी पड़ेगी, तो अब वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसमें जो सेकंड इशू जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें ये भी इसके साथ देखना होगा कि जो बार बार इसका फिल्ट्रेशन प्लांट, जो फ्यूल फिल्ट्रेशन प्लांट इसका ख़राब हो रहा है, उसकी क्या वजह है। उसकी एक वजह जो कि मेरी रिसर्च के मुताबिक सामने आई है वो ये है कि ये हाई सल्फर फ्यूल प्लांट है और इसको तकरीबन बिचुमन क्वालिटी का जो फ्यूल है वो दिया जा रहा है। और इस पे अगेन हमें देखना है कि अगर ऐसा है तो नंदीपुर प्रोजेक्ट के जो MD हैं वो PSO के साथ इस मामले को क्यों नहीं उठा रहे। इसकी अगर लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स मौजूद हैं नंदीपुर प्रोजेक्ट में कि जो फ्यूल आ रहा है उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पे किसी न किसी को अकाउंटेबल जो है वो होना पड़ेगा। इसकी जो तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें तो ख्वाजा आसिफ साहब की एक पिटीशन थी जो उन्होंने उस वक्त की थी जब वो अपोजिशन में होते थे, चीचू की मलिया और नंदीपुर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ। और उसके बाद जब इसका फैसला आया 2013 में, तो ख्वाजा साहब उस वक्त मिनिस्टर बन चुके थे। तो ख्वाजा साहब उसमें उन्होंने कहा था कि जी जो सेक्रेटरी फाइनेंस की जो स्टेटमेंट है जिसमें इसके प्राइस एस्केलेशन को जो वो भी तस्लीम किया, तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको बहुत कम मुद्दत में ख़त्म करके इसको अप एंड रनिंग कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ख्वाजा साहब ने उसको अपने ज़ुम्मे ले लिया कि हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जैनको होल्डिंग से लेके उसको पंजाब के सुपुर्द कर दिया गया। उस पर आप एक नॉन टेक्निकल जो थे सिविल सर्वेंट उसको MD बना के बिठा देते हैं। एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट जेंटलमैन। ठीक है, ही मे बी ए वेरी एफिशिएंट सिविल सर्वेंट। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बहुत अच्छा पॉलिसी एनालिस्ट हूँ तो आप अपनी गाड़ी ठीक कराने मेरे पास आ जाए। सही है। गाड़ी आप मैकेनिक के पास लेके जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छे एंकर हैं तो मैं अपने बच्चे को ट्रीटमेंट करवाने के लिए आपके पास नहीं लेके आऊँगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो राइट पर्सन। फाइंडिंग्स आपकी क्या है, कितने % यहाँ पर घपले हुए हो सकते हैं, कितने % बदनीयती हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये एस्टेब्लिश करना है कि जो कॉस्ट एस्केलेट हुई है उसके कंपोनेंट हमें चाहिए कि जी कॉस्ट किस किस मद में बढ़ी है। अगर आप उसको डबल ऑलमोस्ट ट्रिपल कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं ना, ट्रिपल से ज्यादा है। ठीक है, अब वो ट्रिपल जो है जब मशीनरी आ गई मैं उसको तब मानता, मेरे हलक से वो चीज़ उतरती जबकि एडवांस पेमेंट ना हो चुकी होती और वो चीज़ आपकी कंसाइनमेंट कराची में ना पहुंच चुकी होती। जब हर चीज़ कराची आ चुकी थी, उसकी एडवांस पेमेंट हो चुकी थी, तो उसमें ठीक है आपने बैंक से कुछ जो कर्जे लिए होंगे उसका इंटरेस्ट पड़ा होगा। बाकी चीज़ें तो एक तो हमें ये देखना है कि इसका कंपोनेंट वाइज बताया जाए और ये टैक्स पेयर मनी है। तो इस पे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मिनिस्टर की, उन्होंने कहा कि जी 3 ऑडिट कंपनीज जो है इसका ऑडिट करेंगी। तो मैं उस ऑडिट का वेट कर रहा हूँ कि मुझे पता चले कि किस किस मद में वो कास्ट जो है वो बढ़ाई गई है। सेकंड, मुझे ये देखना है कि अगर उसका जो फ्यूल है वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन का नहीं उसको मिल रहा, तो क्या PSO में या यहाँ पे नंदीपुर में कोई ऐसा है जिसने उसकी आवाज़ उठाई है। लैब रिपोर्ट सारी आ रही हैं और लेकिन ऑन द अदर हैंड आज हमारी कोलीग हैं मारूफ फहद कुरैशी, उनका प्रोग्राम हम सब, उसमें रीजनल DG नैब ज़ाहिर शाह साहब आए और उन्होंने कहा इस प्रोजेक्ट में करप्शन के शवाहिद तो मिले हैं और इसके ऊपर हमने इंक्वायरी तो कर रहे हैं और हम आखिरी मराहल में हैं। ये जो इंक्वायरी आखिरी मराहल में है और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि एक नहीं कई आला तरीन अफसरान भी इसमें मुलव्विस हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी पूरी बात नहीं की है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आप जरा वो सुन लें कि हमारी कुलीग के प्रोग्राम ने क्या कहा है। नंदीपुर प्रोजेक्ट है एक इशू हमारे ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कोर्ट ने 2013 में एक ऑर्डर पास किया था जिसके तहत उन्होंने मिनिस्ट्री को कहा था
कि जी इस केस के अंदर करप्शन का एलिमेंट मौजूद है। ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने वो केस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए हमारे पास भेजा। ओके। हमने जब इसको स्टार्ट किया है तो उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, वो कोई एक मिनिस्ट्री या कोई एक बंदा नहीं तो है। मतलब ये कोई टाइम लोकल कितना लेवल लगेगा पे सर, नहीं ये है। बता दे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मैं आपको इंस्ट्रक्शन दी, बताता हूं। साल हो गया आप इस पे वर्किंग कर रहे हैं। इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं और हम हमारी इंक्वायरी इस वक्त बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर है। हमने Okay. जो सीनियर मोस्ट जो लोग हैं उनको हम आजकल एग्जामिन कर रहे हैं, जिसके अंदर पुराने मिनिस्टर्स भी हैं, जिनके अंदर सेक्रेटरीज भी हैं, ठीक है जी, चाहे वो वाटर एंड पावर में थे। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, लेकिन आपकी केस हमारा फाइनल तहकीकात स्टेज के आखिरी ऊपर है। फाइनल ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पीटीआई के ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर साहब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब और सिक्योरिटी इदारों को खत लिखा गया है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, चौधरी सरवर, मियाँ महमूदुर रशीद और इसके अलावा चंद और नाम है, अब्दुल अलीम खान हल्का NA 122 में कैंडिडेट हैं, मियाँ असलम इकबाल जो MPA हैं, और दीगर रहनुमाओं को कलदम तंजीम की जानिब से धमकी अमेज पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है कि बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन सर पर आ गए हैं और PTI को धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं? आइए बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है चौधरी सरवर साहब जिन्होंने ये खत लिखा है, और साथ में मियां असलम साहब MPA हैं लाहौर के। उनसे भी जानते हैं कि उनको किस तरह का खत मौसूल है। चौधरी सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इंतजार करना पड़ा। ये फरमाइएगा कि खत मेरे हाथ में है, क्या हुआ, किस बुनियाद पर खत लिखा गया है? इस कदर ज्यादा थ्रेट्स आ गए हैं जबकि बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन सर पर है। 5 सितंबर को तो चौधरी असलम इकबाल के डेरे पे हमला हुआ। एक मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने फायरिंग की, तो उसकी फौरन रिपोर्ट जो है पुलिस को करवाई गई, और पुलिस को जो एक्शन इमीडिएट लेना चाहिए था, बदकिस्मती से हमें अफसोस है कि उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया। उसके बाद दूसरे दिन फिर 4 मोटरसाइकिलों पर 8 लोग आए हैं और उन्होंने फायरिंग की है। और उसके बाद भी असलम इकबाल साहब से मेरी आज सुबह बात हुई, किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर ने उनको टच नहीं किया। उसके बाद फिर ईमेल की शक्ल में थ्रेटनिंग तहरीक तालिबान की तरफ से एक जो है ईमेल वसूल हुई। तो उसके बाद जाहिर है कि जो अपने तहरीक इंसाफ के लीडर हैं उनको जो थ्रेट्स दी गई हैं, और उसमें ये नहीं है कि जो लीडर्स हैं उनको खतरा है। हमारे लिए जो वर्कर्स हैं उनकी जान जो है वो हमें अपनी जान से भी ज्यादा। तो ऐसी सूरत हाल में चौधरी साहब अब इलेक्शन किस तरह से लड़ सकेंगे? ज़िमनी इलेक्शन, जाहिर है कैंडिडेट्स को बाहर आना है, पब्लिक में जाना है। ये ऐसे वक्त पे जबकि ज़िमनी इंतखाब मुल्क की तारीख में जो सबसे अहम इंतखाब है वो हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आ रहे हैं। इस मौके पर जो थ्रेट्स का मिलना है वो तशवीशनाक है। इसीलिए मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को और जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं उनके सरबराहों को खत लिखा है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो सिटीजन हैं उनको प्रोटेक्शन दे। और हम चाहते ये हैं कि अगर असलम इकबाल पर जो हमला जो हुआ है 2 दफा हुआ है, पुलिस के अदारे कोशिश करें कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए, और उससे हमें बड़ी मदद मिल सकती है कि इन हमलों के पीछे कौन है। उसके अलावा ये जो ईमेल है इसको भी ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, तो हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत जो है इस मसले को जो है संजीदगी से लेगी, और जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से क्या जवाब आया है, और IG पंजाब की तरफ से क्या, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से क्या आया है, और क्या आपने FIA का जो साइबर विंग है, जो ईमेल्स आ रही हैं, उसकी मदद ली है? जी, हमने तमाम अदारों को लिखा है। अभी तक मुझे ऑफिशियल कोई रिस्पॉन्स जो है किसी भी अदारे से नहीं आया है, लेकिन ये मुझे बताया गया है थोड़ी देर पहले सीनियर पुलिस ऑफिसर की तरफ से कि उन्होंने आज असलम इकबाल साहब से इंटेलिजेंस अदारों ने और दूसरे लोगों ने मीटिंग की है। लेकिन उसकी तफसीलात जो हैं अभी असलम इकबाल साहब से और पुलिस अफसर से मैं थोड़ी देर में मालूम करूँगा। चौधरी सर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साथ ही मियाँ असलम इकबाल जो कि MPA हैं पंजाब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वजीर आजम हाउस में आज नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और मुल्क की सलामती से मुतालिक इस इजलास के 2 दौर हुए। इन 2 दौरों की सदारत की है, एक की सरबराही की वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और दूसरी की सरबराही की वजीर दाखिला चौधरी निसार ने। ये जो इजलास हुआ है इसमें चारों सूबों के वज़राए आला भी शरीक थे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमती क़यादत और तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरी के अलावा हमने देखा वहाँ पर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान ने भी शिरकत की है, वो वहाँ मौजूद थे। यानी मुल्क के सारे जो बड़े थे वो सर जोड़कर बैठे हुए थे और बड़े बड़े वहाँ पर फैसले हो रहे थे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल हुआ है, ज़्यादातर पर अमल दरामद नहीं हुआ है। किसी सूबे में पेशरफ्त ज़्यादा है, कहीं कम है और कहीं बिल्कुल भी नहीं है। यानी अदम एतमाद का, इत्मीनान का इजहार किया उन्होंने। अब इस मीटिंग का नतीजा निकलना चाहिए, उन्होंने कहा है। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है, आप ज़रा नज़र दौड़ाएं चंद महीनों पहले से कि मीटिंग जब लास्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद से कि MKM के इस्तीफ़ों की तलवार हुकूमत के सर पर है। MKM नाराज़ है और उसे मनाने की सरतोड़ कोशिशें भी की जा रही हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से एक प्रेस रिलीज आती है और ये प्रेस रिलीज फन फैलाए हुए हुकूमत का रास्ता रोके हुए है। PTI मुतालबात, शिकवा और गुस्सों के जो हथियार है वो उठाए हुए मैदान में है और ऐसी सूरत हाल में सूबों की कोऑर्डिनेशन कितनी पुख्ता रह गई है। CM सिंध साहब ने इस मीटिंग में क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसके अलावा CM KP के भी मौजूद थे। PTI की तरफ से क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए और साथ में याद रहे कि रवां हफ्ते के आगाज़ पर वज़ीर आज़म की सरबराही में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ था जिसमें मदारिस के उलमा भी शरीक थे और जो मजहबी जमातें हैं उस सिलसिले में आज की मीटिंग में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक भी बात नहीं की। यही अंदर की खबर है। इस सब चीज़ों का तज्जिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार अनवर हक काकड़ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपका वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि क्या वजह है, क्यों अदम इत्मीनान का इजहार किया है वज़ीर साहब ने, वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसे कि एक बैकग्राउंड था ये नेशनल एक्शन प्लान का, मुल्क में एक अर्जेंसी APS के बाद जो नजर आई थी, तो 20 पॉइंट्स जो उस वक्त डेलिब्रेट किए गए थे और दे वर एग्रीड अपॉन कि उन पे सिमल्टेनियसली काम होगा। अब डाउन द लाइन 8-9 महीने गुजरने के बाद जब आप वो रिव्यू की पोजीशन में आए हैं, प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द मिलिट्री लीडरशिप और सिविलियन स्टेक होल्डर तमाम के तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ, तो जो सिविलियन साइड का लग गुमान वैसा रहा है, इंप्रेशन ऐसे आ रहा है जो उनके हिस्से की करने की चीजें थी। मसलन रिफॉर्मेशन ऑफ मदारिस सूबों में कहीं पर उस पर को बहुत ज्यादा काम नहीं नजर आ रहा। दूसरी सतह पर जो नेक्टा की एक रैपिड फोर्स बननी थी या काउंटर टेररिज्म फोर्स बननी थी, वो एक कॉन्सेप्चुअल लेवल तो आपको नजर आ रही है, बट ऑन ग्राउंड आपको उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रिपेयर्डनेस का कहीं दूर दूर तक निशान दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इवेंचुअली ये चीजें मिलिट्री से ट्रांसफर होकर सिविलियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करनी है। दिस इज द आइडिया, दिस इज द होल प्लान। और अगर उस डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे हैं या इंतहाई स्लो है, तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर शुड बी द मोस्ट वरीड मैन। ही वुड बी लूजिंग इन टर्म्स ऑफ इमेज। जहां आप देख रहे हैं स्ट्रीट। अच्छा काकड़ साहब, ये किस तरफ इशारा होगा? अब वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि ज़्यादातर अमल नहीं हो रहा है, किसी सूबे में पेशरफ्त ज़्यादा है, वो किसी सूबे की तारीफ भी कर रहे हैं, कहीं पर कम है और कहीं बिल्कुल भी नहीं है। किसकी तरफ इशारा कर रही हैं तीनों इंडिकेटर्स जो हैं वज़ीर आज़म के? देखिए प्रोविंशियल लेवल में जो ऐसा लग रहा है कि KP की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तरफ गालिबन जाहिर है वो एक पॉलिटिकल ओपोनेंट के तौर पे भी उसको देख रहे होंगे। उधर बहुत ज्यादा उनको कोई इम्प्रूवमेंट या हरकत नजर नहीं आ रही होगी। बलूचिस्तान चूंकि वो कोलिशन पार्टनर है, खुद बलूचिस्तान में किसी हद तक सेक्रेटेरियन आउटफिट्स के हवाले से, सब नेशनलिस्ट के हवाले से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की काफी सक्सेस रही है फॉर लास्ट 7-8 मंथ्स, तो वो दैट कैन बी टेकन एज अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। सिंध में तो एक कंसेंसस मौजूद है, नॉट जस्ट एट नेशनल लेवल, एट डोमेस्टिक लेवल, बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट जैसे ब्रिटिश न्यूज़पेपर जैसे इंडिपेंडेंट राइटर्स भी या सो कॉल्ड परसीव्ड इंडिपेंडेंट राइटर्स
वो भी इस कमेंट्रीज पे मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान, पर्टिकुलर सिंध एंड कराची, इज गोइंग थ्रू अ स्टेबलाइजेशन एटलीस्ट फॉर नाउ। ये उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने एक हद तक उस पर मैनेज कर लिया है। वो जो एक वेव थी वायलेंस की और एक रैम्पेज सा आपको नजर आ रहा था, और एंटायर पॉपुलस नॉट जस्ट ऑफ सिंध बट ऑफ द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, वो ये समझ बैठे थे कि शायद ये खुदा न खास्ता खाकम बनाए किसी सूरत आपके हाथ से मामला निकल चुका है, तो रिट्रीव का सेंस है, वापस आने का सेंस है, कंट्रोल का सेंस है, मैनेजमेंट का सेंस है एज फार एज सिंध इज कंसर्न। पंजाब में वो तो जाहिर है एप्रिसिएशन सेंस उनकी ज्यादा होगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में भी जो रिक्वायर्ड नहीं, अगर पंजाब में उनकी एप्रिसिएशन सेंस ज्यादा होगी या वो पंजाब को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, केपीके को वो निशाना बना रहे हैं, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ओपोनेंट, क्या वजीर आजम साहब को सीट पर बैठे हुए और खास तौर पर इस तरह नेशनल एक्शन प्लान में एपेक्स कमेटी में इस तरह की सोच जेब देती है? मुमकिन है अनवार साहब, क्या ये समझ आती है? देखें, ये शायद इंटरनल स्टोरी तो हम वी आर नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन, इट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गेट्स व्हाट वी आर टॉकिंग एंड और एटलीस्ट आई एम टॉकिंग। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो अपने जो पार्टी है या अपनी परफॉर्मेंस है उसके मुतालिक खुशगुमानी में रहते हैं। गाय बगाए वो अपने भाई, छोटे भाई चीफ मिनिस्टर साहब को पब्लिकली अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनके काम की तारीफ कर रहे होते हैं, बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टर भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कभी केपी के चीफ मिनिस्टर के मुतालिक ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। तो उस पास्ट पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए मुझे आज भी यही गुमान गुजर रहा है कि शायद टेररिज्म के हवाले से भी वो पंजाब की परफॉर्मेंस पे किसी खुशगुमानी का शिकार है। हालांकि रिसेंटली खजर साहब की शहादत इज सच अ बिग माइलस्टोन जो कि जरूरत है कि पंजाब में अभी तक बहुत कुछ करना है। इट हैज टू गो मेनी माइल्स। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अनवार साहब, जब आपके सामने दो ऐसी पार्टियां बैठी हों जो नाराज हों, जिसमें एमकेएम है, जाहिर है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके सीएम भी बैठे हुए हैं, दोनों पार्टियों के दो सीएम सामने बैठे हुए हैं, और ऑन द अदर हैंड जब आप ये देखते हैं कि सारा सिनेरियो ही बिल्कुल बदलता जा रहा है, तो इस सूरत हाल में सूबों की कोऑर्डिनेशन कैसे मुमकिन हो सकेगी? जब आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर सियासी ओपोनेंट्स हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकेगी? देखिए, ये हमारी सिविल डिस्पेंसेशन का एक चैलेंज है। जब पोस्ट 18th अमेंडमेंट में आपने लॉ एंड ऑर्डर को सूबों की तरफ मुकम्मल इख्तियार के साथ उनके हवाले किया था, तो वहाँ पे एक सेल्फ अटॉनमी का सेंस मौजूद है, जो कि बदकिस्मती से प्रेजेंट जो टेरर चैलेंज है ना, उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता। सूबों को ये रियलाइज करना होगा, उन्हें सीखना पड़ेगा कि जो चैलेंज आपको आ रहा है दैट इज टू द एंटायर नेशन, टू द एंटायर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और उसमें जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें लीड गुमान यही है, उम्मीद यही की जा रही है कि फेडरेशन को लेनी पड़ेगी एंड द प्रोविंसेस हैव टू टेक, दे हैव टू फॉलो द सूट। इफ दे डू नॉट डू दैट और वो उसमें रेजिस्टेंस या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या इंटरफेरेंस की प्ली लेकर इसको हॉल्ट करेंगे, तो पब्लिक ओपिनियन इज नॉट ऑन देयर साइड एनीमोर। दे हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन दिस। राइट अगर इस सूरत हाल को पेश नज़र जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं, बड़े वैलिड पॉइंट है, अगर हम यूं देखें कि ऐसी सूरत हाल जब पार्टी नाराज़ है और सूबों के अंदर कोऑर्डिनेशन कम है, तो जो पहले एपेक्स कमेटी के इजलास होते रहे इन नाराज़गियों से पहले, ये एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है ये मुख्तलिफ है? नहीं जी, मैं इसको बहुत ज्यादा हाइप नहीं दूंगा। मेरा नहीं ख्याल है कि ये दूसरों से मुख्तलिफ है। ये एक कंटिन्यूएशन है, ये आपकी जो इवेंचुअल डिस्पेंसेशन है ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, किस अंदाज में इस मुल्क का विजन होगा, किस अंदाज में इस मुल्क की डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन होगी, इकोनॉमिक डिस्पेंसेशन होगी, और परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना, वो उस पर कुछ आप ऐसे समझ लें कि वॉच डॉग इस बैग में है, और वो उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाउ इज इट परफॉर्मिंग। क्या ये मरीज कन्वेलेसेंस की तरफ जाएगा जो हमारी डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस की है, या ये डेथ बेड की तरफ जा रहा है? दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट फॉर द एंटायर सिविलियन डिस्पेंसेशन ऑफ दिस कंट्री, so they have to take this challenge very seriously.
डेलिब्रेशन करनी होगी, सोचना होगा, और जो रवायती हमारी एक वी आर ड्वेलिंग इन द पास्ट, जो एक सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस में हम फंसे हुए हैं, इससे निकल कर आपको 200 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। लेकिन जिस तरह की वॉर, जिस वॉर के साथ पूरी कौम नबर्द आजमाए है, पूरी कैबिनेट, पूरे जो सियासतदान जिस तरह से नबर्द आजमाए हैं, इसमें तो अनवार साहब कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। और चूंकि अब ज़िमनी इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, वो जो सियासी ऊंच नीच आएगी और वो जो ग्राफ बनेगा उसके बाद, इस जीत और हार के बाद, वो तो और कोऑर्डिनेशन खराब कर देगा। देखिए जी, वी हैव टू लर्न कि एटलीस्ट दो चीजें ऐसी हैं इस मुल्क में जो इसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की जानिब ले जा रही हैं। एक है टेरर का वेव, उसका चैलेंज, दूसरा आपका एनर्जी क्राइसिस। इन दो पे आपको एक नेशनल कंसेंसस और रेड लाइंस डेवलप करनी होंगी, मीडिया को करनी होंगी, जुडिशरी को करनी होगी, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, लिखने वाले हैं, सोचने वाले हैं, इन तमाम लोगों को इन रेड लाइंस पे एक एक्सेप्टेबल लेवल के तहत सोचना होगा। अगर नहीं सोचेंगे तो मेरे ख्याल में यू आर जस्ट पार्ट ऑफ द क्राउड, यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ नेशन। You can't call yourself or identify yourself as a nation. आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल आपसे कर लेता हूं जो बिल्कुल भी आज की मीटिंग से मुताल्लिक नहीं है। गुज़श्ता चंद रोज पहले हमने देखा कि एकदम से फिर से टारगेट किलिंग की लहर कराची में आना शुरू हो गई है। ये जो टारगेट किलिंग की नई लहर आई है, ये कोई नया मैसेज दे रही है अनवार साहब? देखिए जी, मैं इस मामले में इसका कायल हूँ कि यू विन बैटल, बट यू हैव टू लुक एट द वॉर एंड एट टाइम्स you might odd one or two battles too. तो अगर कहीं एक आध जगह पर ऐसी चीजें हो जाती है तो अननर्व होने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल वॉर। नो डाउट जो फैमिलीज सफर करती हैं उनके लिए मेरा ये जुमला शायद बड़ा ऑब्लिवियन हो और कैलस हो रादर, लेकिन जब आप ग्रैंड पिक्चर में देखते हैं और आप एक इतनी बड़ी जंग में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर आप इस तरह की चीजों से अननर्व नहीं होते, बल्कि और ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं, वेरी कैलकुलेटेड, एंड यू शो योर डिटर्मिनेशन that losing is not an option. अच्छा, अमजद शुएब साहब ने भी जरा अनवारुल हक साहब ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी जरा अब इस डिस्कशन को आगे ले चलते हैं। जरा बड़ी मजेदार डिस्कशन हो गई है। अमजद शुएब साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि क्यों अदम एतमाद का इजहार किया वजीर आजम ने, और ये जो सूबों की बात कर रहे हैं कि कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं बिल्कुल भी नहीं है, ये मरहलावार किन किन सूबों की निशानदेही कर रहे हैं वो? देखिए, सबसे ज्यादा तो मैं समझता हूँ कोई काम अगर नहीं हुआ तो वो पंजाब में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेक्टेरियन टेररिज्म का काफी सारा गढ़ यहाँ पे था, काफी सारी, बल्कि उठा यही था हमारे सदन पंजाब से। तो वहाँ अब कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने एक्टिविटी की है, लेकिन ये थोड़ी है और बहुत देर से है। इसके साथ इसी का कुछ शाखाना आपको कराची में भी नजर आ रहा है कि जब आपने यहाँ पे सेक्टेरियन टेररिस्ट कुछ मारे हैं तो कराची में अब कुछ कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई। वजह उसकी ये है कि ये जो इसका लश्कर जंगवी का जो तरीकाकार था काम करने का, गो के उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ साउथ पंजाब में थे, उनके लीडर यहाँ थे, लेकिन इनके छोटे छोटे सेल्स पूरे मुल्क में मौजूद थे। चुनाचे वो किसी भी वक्त किसी सेल को वो एक्टिवेट कर सकते थे। चुनाचे ये चीज अभी आपके सामने आ रही है और इसको डेफिनेटली हमें फाइट आउट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये है कि वजीर आज़म साहब ने जो भी कहा कि जी मैं मुतमईन नहीं हूँ, तो उसमें ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि जो हमने काम किया है वो दो चार उन्हीं चीजों पे काम किया है जो आपने सिक्योरिटी एजेंसीज को या आर्मी वगैरह को सौंपी हुई थी। तो भाई जो खुद हुकूमत ने करना था, जैसे उन्होंने नेक्टा बनाना था और नेक्टा के नीचे आपने एक बड़ा इंटेलिजेंस का डायरेक्टरेट खड़ा करना था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप था जो मैं समझता हूँ आज दिन तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो वो चीज आपको रिजल्ट उसमें हासिल करने में दिक्कत हो रही है। फिर दूसरी तरफ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जब आप एक प्लान बनाते हैं, 2-3 महीने आपने चलाई, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आई या कोई नई चीज सामने आ गई तो आप रिव्यू करते रहते हैं। इन्होंने रिव्यू कोई नहीं किया।
आज आपके सामने जाली पासपोर्ट का किस्सा यानी निकल रहा है, लग ये रहा है कि जाली जैसे किस्सा कोऑर्डिनेशन निकल की रहा कुछ है। कमी है। जनरल डायरेक्टर आपके अब्दुल शरीफ साहब जरा वक्त कम है, हेलो। अभी वक्त का तकाजा जरा खत्म हो रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो चंद पॉइंट्स है, जो रीजंस थी, जिन सूबों की बात थी, आपने रेज कर दिया। और साथ में कोयटा से हमारे साथ अनवार काकड़ साहब, अनारुल्लाह काकड़ साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।